Hello everyone, I hope you all are doing good. You're watching Law Classes with Shivani. Guys, we are meeting after 4 to 5 days. First of all, I am really sorry for this gap. Actually, I am doing masters, so I have to prepare my dissertation, so was little busy in that. चलिए, आज का टॉपिक है हमारा मार्शल लॉ. लेट्स हैव अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन इट. Let me give you the synopsis on the martial law, like how this lecture will move on. देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले आप लोग ये समझेंगे कि मार्शल लॉ का बैकग्राउंड क्या है. उसके बाद आप ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई आर्टिकल है जो मार्शल लॉ से डील करता है, क्या कोई आर्टिकल एक्सप्लिसिटली डील कर रहा है या फिर कोई आर्टिकल आपका इम्प्लिसिटली डील करता है उससे. उसके बाद आप ये समझेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जब आपका मार्शल लॉ इम्पोज हो सकता है. उसके बाद आप ये समझेंगे कि मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच का डिफरेंस क्या है. दैट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इसको समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि समवेयर लाइक मार्शल लॉ एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, ना ही इम्पोज हो कभी भारत में तो बहुत ही बेहतर है. जब हम लोग इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें वहाँ ये देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स ने एक रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 पास किया था, जिसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, एंड इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मार्शल लॉ. तो हिस्ट्री में हमें एविडेंस जो है मार्शल लॉ का यहाँ से मिलता है. तो गाइस, इस एक्ट के थ्रू ये था कि ब्रिटिशर्स के पास, उनके अथॉरिटीज़ के पास, पुलिस ऑफिसर्स के पास इनॉर्मस पावर आ गई थी टू अरेस्ट एनीबडी सस्पेक्टेड ऑफ द सिडिशियस एक्टिविटी. मतलब ना कोई वारंट देंगे, ना कोई रीज़न देंगे, बस सीधे अरेस्ट कर लेना. ठीक है. तो ये जो एक्ट था इतना ज़्यादा ये पावरफुल था कि मतलब इवन दे कुड डिटेन एनीबडी फॉर अप टू 2 years विदाउट ट्रायल. लोगों की जो लीगल राइट्स थी वो कर्टेल हो गई थी. राइट टू हेबियस कॉर्पस वॉज कर्टेल. तो इसके चलते ये हुआ कि जो आपका जो पंजाब एरिया था, देखिए इतनी ज़्यादा हड़ताल होने लगी देश में, तो जो पंजाब एरिया था वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ इससे. वहाँ पे लग गया आपका मार्शल लॉ. तो 13 अप्रैल 1919 का दिन, जो कि बहुत ही ट्रॉमेटिक है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जो कि हम सब लोग जानते हैं, वहाँ पे एक पीसफुल गैदरिंग हुई. इस एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एंड वी ऑल नो दैट जनरल डायर ने वहाँ पे ओपन फायर का अनाउंसमेंट करा, एंड लाइक थाउजेंड लाइक इन रिकॉर्ड, जो कि बोला जाता है, पीपल वर किल्ड. सो गाइज, यहाँ से हमें जो है ये पता चलता है कि जो मार्शल लॉ का जो फॉर्म था वो हिस्ट्री में हमें कहाँ से देखने को मिला. अब देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देखिए मार्शल लॉ जो है वो कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है. सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. अब मार्शल लॉ में क्या होता है कि आपका जो मिलिट्री रूल होता है वो एप्लीकेबल हो जाता है. मतलब कि मिलिट्री लॉ नहीं, दैट इज़ बीन एप्लीकेबल टू द आर्म फोर्सेस. ये भी पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए. तो यहाँ पे ये होता है कि जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं. तो जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ होती है उनके जो रूल्स होते हैं, उनके जो रेगुलेशंस होते हैं, उसी हिसाब से पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है. मतलब कि जिस भी एरिया में कोई अनरेस्ट हुआ है जो कि आपका पुलिस अथॉरिटीज़ या इस तरीके से कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई वॉर हो गया, इन्वेजन हो गया, कोई रिबेलियस एक्टिविटी, राइट्स हो गए, या एनी एक्टिविटी दैट इज़ लाइक वायलेंट रेसिस्टेंस अगेंस्ट द लॉ, तो उस एरिया में आपका मिलिट्री अथॉरिटीज़ के पास ये पावर होती है. उस समय मतलब एबनॉर्मल पावर्स दे दी जाती है उनको, अनलिमिटेड पावर, मतलब कैसे भी करके आप वहाँ पे लॉ एंड पीस को रिस्टोर करिए. सो गाइज, आई होप कि व्हाट इज़ मार्शल लॉ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सब में डेवलप हो ही गई है मार्शल लॉ की. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं. तो देखिए, जो आर्टिकल 34 है वो आपका मार्शल लॉ से डील करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 34 में डिफ़ाइन किया है. इट मीन्स इट इज़ नॉट एन एक्सप्लिसिट प्रोविजन dealing with the martial law. It is an implicit provision. So, according to Article 34, it provides for the restriction on the fundamental rights while the martial law is in force in any area within the territory of India. जिस भी एरिया में आपका मिलिट्री रूल लग चुका है तो वहाँ पे क्या होगा, आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे. जाहिर सी बात है, जब आपका ऑर्डिनरी लॉ सस्पेंड हो जाएगा उस केस में, तो उससे रिलेटेड जो आपके राइट्स आपको मिलते हैं वो भी सस्पेंड हो जाएंगे. देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल इवन 20 और 21 होता है ना मार्शल लॉ के केस में, वो भी सस्पेंड हो जाता है. लाइक दिस इज़ द वर्स्ट सिनारियो. सोचिए आप, 20 भी गया और 21 भी सस्पेंड हो गया. इवन इस सेक्शन में, सॉरी, इस आर्टिकल में ये भी है
कि it empowers the parliament to indemnify any government servant or any other person for any act done by him in a connection with the maintenance or the restoration of the order in any area where the martial law was in force। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इवन अगर उस एरिया में जो आपका पीस एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए वॉट एवर द एक्शन इज़ बीन टेकन बाय द अथॉरिटी, ठीक है, अगर किसी को फॉर एग्जांपल शूट कर दिया, ठीक है, because they had to restore the peace in that area. So whatever the action is being taken by the soldier in connection to the restoration of the peace and the order for that particular area where the martial law is in force, then it cannot be challenged in any court on the ground of being in contravention of any fundamental rights। मतलब कि आप इसको जाके कोर्ट पे चैलेंज नहीं कर सकते, उन्होंने कोई भी एक्शन लिया है, मतलब कि देयर इम्यूनिटी एक तरीके से प्रोवाइड की गई है और इट्स एन एक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है, made by the parliament and it cannot be challenged in any court। Now we will understand the basic difference between the martial law and the national emergency। देखिए सबसे बेसिक पॉइंट तो इसका यही है कि ये एक स्पेसिफिक एरिया में इम्पोज किया जाता है आपका मार्शल लॉ, होल कंट्री पे नहीं होता है इम्पोज। जहाँ भी अनरेस्ट है वहाँ पे आपका मार्शल लॉ लग जाएगा, यानी कि मिलिट्री रूल लग जाएगा। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी, इट कैन बी इम्पोज आइदर इन द होल कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इट। नेशनल इमरजेंसी आपका डिफाइन है 352 में, ठीक है, एक एक्सप्रेस प्रोविज़न है। सेकेंड डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको ये। और जो आपका मार्शल लॉ है, मैंने कितनी बार आपको बताया अब तक कि भाई ये कहीं भी एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं है, रादर इम्प्लिसिट है, आर्टिकल 34। उसके बाद आप ये बताएंगे कि किस ग्राउंड पे इम्पोज किया जाता है। देखिए जो आपका नेशनल इमरजेंसी है वो आपका 3 ग्राउंड्स पे इम्पोज कर सकते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबिलियन। बल्कि यहाँ पे ये इम्पोज किस लिए किया जाता है, लाइक टू रिस्टोर द ब्रेक डाउन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीज़न। ठीक है, ज़रूरी नहीं ये स्पेसिफिक रीज़न होंगे, इसके राइट्स भी हो सकता है, वायलेंस किसी भी तरीके का आपका, जहाँ पे सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है तो वहाँ पे आपका मिलिट्री रूल लग गया। उसके बाद आप ये बताएंगे आपका फोर्थ डिफरेंस की, जैसे कि मार्शल लॉ में मैंने आपको बताया था कि इट अफेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स। ऑर्डिनरी लॉ सस्पेंड हो गया तो फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो गई आपकी वहाँ पे। यहाँ तक कि मैंने आपको ये वर्स्ट इसलिए भी बताया है क्योंकि आपका मार्शल लॉ में आर्टिकल 20 और 21 भी सस्पेंड हो जाता है, अनलाइक नेशनल इमरजेंसी। तो है ना कहीं आपका नेशनल इमरजेंसी बेटर, मतलब है तो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं दोनों, बट दिस इज़ लाइक द वर्स्ट एक्सट्रीम सिचुएशन। सो नेशनल इमरजेंसी जो है आपके ना ही सिर्फ फंडामेंटल राइट, सेंटर स्टेट के रिलेशंस पे अफेक्ट पड़ता है, आपका सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई सेंटर और स्टेट के बीच पे, उस पर अफेक्ट पड़ता है आपका। इवन एंड एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट, आपको नेशनल इमरजेंसी का अफेक्ट इन एरियाज़ पे दिखने को मिल सकता है। तो देखिए क्या होता है गाइज़ कि आपका जो मार्शल लॉ है, जो नेशनल इमरजेंसी है, लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि समवेयर इट लुक्स लाइक द सेम, बट ऐसा नहीं है। ये दोनों चीज़ें एकदम अलग है, एक्सट्रीम एंड्स हैं। एक पॉइंट जो हमने कॉलोनियल लॉ में देखा था कि रॉलेट एक्ट के टाइम जो आपका रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस था वो भी सस्पेंड हो जाता था, बट क्या है कि करेंटली जो मार्शल लॉ जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 34 है, उसमें ये है कि आपका ये जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है ये सस्पेंड नहीं होता है, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पार्लियामेंट हैज़ दिस पावर टू इवन सस्पेंड दिस रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस व्हेन द मार्शल लॉ इज़ इन फोर्स। सो गाइस, यहाँ पे ओवर होता है हमारा मार्शल लॉ। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा, हमने ये समझा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कि हमारे इंडिया में ये कंसेप्ट आपका इंग्लिश कॉमन लॉ से ही बोरो किया गया, किस तरीके से किया गया है, क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हमने फिर ये समझा कि नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। सो गाइस, if you have enjoyed my session, do like, share and subscribe to my channel। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, take care, sayonara।